गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक रहेगा सतत पोषणीय विकास के उद्देश्य। सतत पोषणीय विकास के दो प्रमुख लक्ष्य होते हैं। पहला है सामाजिक आर्थिक विकास, जो पर्यावरण की मित्रता से संभव हो सके, यानी ऐसा विकास सामाजिक और आर्थिक जो पर्यावरण की मित्रता से संबंधित हो, यानी पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाए, ऐसा सामाजिक और आर्थिक विकास सतत पोषणीय विकास का क्या है, एक लक्ष्य है। विकास ऐसा कि उसके लाभों का वितरण तो समान हो ही, साथ में पर्यावरण की भी कम से कम हानि हो। ऐसा टिकाऊ अथवा सतत पोषणीय विकास वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ियों की भी ज़रूरतों का ध्यान रखता है कि हम विकास तो करें लेकिन भावी पीढ़ियों का विशेष तौर से क्या है उसमें ध्यान रखें। अच्छी तकनीकी क्या है, संसाधनों के यूज के अंदर हम लेके आएँ। सतत पोषणीय विकास की संकल्पना का सिद्धांत है पर्यावरणीय संसाधनों का उनकी पुनर्भरण की क्षमता के अनुसार उपयोग, ताकि उनकी निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। जैसे मैं आपको फॉरेस्ट का एग्जांपल देता हूँ, वन संसाधनों का एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम जितने पेड़ काटते हैं, अगर उतने ही पेड़ दोबारा लगा दिए जाते हैं तो इसी वन संसाधनों का पुनर्भरण हो जाएगा, यानी इससे हमारा पर्यावरण का ह्रास नहीं होगा। आज हमारे सामने विकास के ऐसे अनेक रूप हैं जिससे विकास तो हो रहा है परंतु क्या पर्यावरण का ह्रास हो रहा है। यानी आज हमारे सामने विकास के ऐसे अनेक रूप हैं जो पर्यावरण के उन्हीं संसाधनों का ह्रास करते हैं जिन पर वे आधारित होते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं कि संसाधनों का अविचारित और अंधाधुंध दोहन आर्थिक विकास में तो बाधा खड़ी करता ही है, साथ ही भविष्य की संभावना को भी धूमिल करता है। अगर हम संसाधनों का अंधाधुंध शोषण करेंगे, चाहे हमारे वन हो, चाहे हमारी मिट्टी हो, चाहे हमारा अन्य संसाधन हो, धातु हो, खनिज तेल हो, कोयला, कुछ भी जो भी है प्राकृतिक संसाधन हमारे, अगर हम उनका अविचारित अंधाधुंध शोषण करते हैं तो आज तो हमारे वर्तमान में तो समस्याएं, पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होंगी ही होंगी, साथ ही भविष्य की जो संभावना है विकास की वो भी क्या है धूमिल हो जाएंगी, नहीं होंगी, उसको भी क्या है एक तरह से हानि होगी। सतत पोषणीय विकास अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास दोनों को साथ लेकर चलता है। विकास की यह अवधारणा आय और अवसरों के न्यायोचित वितरण पर बल देती है, यही सामाजिक शक्ति का आधार है। सतत पोषणीय अथवा टिकाऊ विकास न केवल लोकोपयोगी है बल्कि यह विकास की प्रकृति उन्मुख संकल्पना है। प्रकृति उन्मुख संकल्पना का मतलब है कि हम इस विचारधारा के अंदर प्रकृति को सर्वोपरि रखते हैं। एक तरह से प्राकृतिक संसाधनों या जो संसाधन हमारे, उनको क्या है हम इस प्रकार से उनका उपयोग करते हैं तकनीकी के माध्यम से कि वो कम से कम खर्च हो और अधिक से अधिक मानव समाज को लाभ पहुँचाए, जिससे क्या होगा वो संसाधन आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए एक तरह से सुरक्षित रहेंगे, जिसमें जीवन कल्याण, जीव की गुणवत्ता, पर्यावरण तथा संसाधनों के संरक्षण को बराबरी का दर्जा दिया जाता है। सतत पोषणीय विकास न केवल पर्यावरणीय बल्कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं टेक्नोलॉजिकल दृष्टिकोण से भी अनुकूल एवं उपयोगी है। सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत बायोफिजिकल, आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों को अधिकतम सीमा तक प्राप्त करना होता है। जैसे हम एक डायग्राम के माध्यम से देख रहे हैं, एक फीचर्स दे रखी है इसकी, देखिए कि सतत पोषणीय जो विकास है उसका जो उद्देश्य है आर्थिक पंक्ति, सामाजिक पंक्ति, जीव भौतिक पंक्ति, उनसे क्या है तीनों पंक्तियों का अधिकतम लाभ उठाना है। सतत पोषणीय विकास का जो उद्देश्य है आज के दौर में अधिकतम आर्थिक व सामाजिक लाभ तो उठाना है ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो उद्देश्य है, परंतु पर्यावरण की दृष्टि से जैव भौतिक चरों का ध्यान रखना भी अनिवार्य है। यानी सभी जो बायोफिजिकल वेरिएबल्स हैं उनका भी क्या है हम ध्यान में रखेंगे, उनको ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाएंगे। सतत पोषणीय विकास उतने ही विकास की रिकमेंडेशंस करता है जितना कि जैव भौतिक दृष्टि से संभव, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य तथा सामाजिक दृष्टि से स्वीकार्य होता। कहने का मतलब है कि हम विकास कर रहे हैं लेकिन हम विकास हमारे संसाधनों को ध्यान में रखकर करें कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए या भावी पीढ़ियों के लिए बचे रहें। इसके लिए क्या है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम संसाधनों का उपयोग ही करना बंद कर दें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की विचारधारा का कहीं भी ये मीनिंग नहीं है, जैसे हमने पहले भी इसका अर्थ पढ़ा है, इसके एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं। तो अब देखते हम इसके अंदर पढ़ते हैं कि सतत पोषणीय विकास द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का निदान कैसे होता है। यानी सतत पोषणीय विकास किस प्रकार से पर्यावरणीय समस्याओं का निदान करने के लिए एक तरह से सुझाव देती है।
आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने जीवन के सभी क्षेत्रों जैसे कृषि, खनन, उद्योग, परिवहन, वानिकी तथा भूमि प्रबंधन में विकास का परचम तो लहराया, लेकिन पर्यावरण के संतुलन को भंग कर दिया। विकास तो हो रहा है, जैसे हम देख रहे हैं कि अलग अलग फील्ड के अंदर विकास हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है, बट पर्यावरण ह्रास भी कितने बड़े लेवल पर हो रहा है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। अवक्रमित पर्यावरण यानी एक तरह से हरासित पर्यावरण, डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन इंग्लिश में हम इसे बोल सकते हैं। और अवक्रमित पर्यावरण ने एक ऐसे कुप्रभावों को जन्म दिया है जिससे जीवमंडल का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। आज विश्व अनुभव कर रहा है कि सतत पोषणीय विकास की विधियों को अपनाकर प्रदूषित पर्यावरण के प्रभावों को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर कॉन्सेप्ट को पूरी दुनिया अपना ले तो जो प्रदूषित जो पर्यावरण है, चाहे वो आपका जल प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, किसी भी टाइप्स का प्रदूषण है, तो उसको क्या है कंट्रोल में किया जा सकता है। तो इसके लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट विचारधारा की तरफ से, कि जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाकर हम क्या है पर्यावरण प्रदूषण से बच सकते हैं। देखिए, बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्नों की मांग को पूरा करने के लिए मनुष्य ने रासायनिक उर्वरकों, अधिक उपज देने वाले बीजों, सिंचाई के साधनों, मशीनों व कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। ये तो हम भी देख रहे हैं, हमारे यहाँ हरियाणा में भी देख लीजिए आप, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में। यानी ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य क्या है कि फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, बहुत सारे रासायनिक क्या है अगर वो यूज कर रहा है खेती के अंदर, इससे भी क्या है हमारे पर्यावरण का प्रदूषण बड़े पैमाने पर हो रहा है। अवक्रमित पर्यावरण से होने वाले नुकसानों से बचने के लिए अनेक देशों ने नई टेक्नोलॉजी के विकास के प्रयास शुरू कर दिए हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि अमेरिका में किसानों ने खेती में रासायनिक तत्वों के प्रयोग के स्थान पर जैव कृषि आरंभ कर दी। जैव कृषि में उपज बढ़ाने के लिए रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि जैविक खाद और पिसे हुए चूने का प्रयोग किया जाता है ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे। खेती की इस विधि से पर्यावरण का प्रदूषण और पारिस्थितिकी का ह्रास, जो हमारी इकोसिस्टम है, इकोलॉजी है, उसका क्या है ह्रास नहीं होता। उचित प्रबंधन और टेक्नोलॉजी के आधार पर जैव कृषि में भी अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का विकास किया जा सकता है। कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर भी इस प्रकार की बीज लेके आ सकते हैं, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हैं कि जिससे क्या है उपज भी ज़्यादा होगी और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा। उसके बाद में सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, कि अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। विश्व में बढ़ते हुए नगरीकरण और औद्योगिकरण के फलस्वरूप जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला है, खनिज है, प्राकृतिक गैस है, इनका क्या है उपयोग लगातार हम देख रहे हैं बढ़ रहा है। ऊर्जा के इन स्रोतों से न केवल पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, बल्कि इनके भंडारों के शीघ्र ही समाप्त होने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है। जैसे हम पढ़ते हैं कि आने वाले 30 से 40 सालों के अंदर क्या है कोयला दुनिया से समाप्त हो जाएगा, खनिज तेल समाप्त हो जाएंगे, बहुत सारी धातुएं समाप्त हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है कि हम इस प्रकार की जो ऊर्जा के जो स्रोत, अगर हम ऊर्जा के स्रोतों की बात करें तो क्या है इनके भविष्य में समाप्त होने की आशंका ज़्यादा है। जल विद्युत उत्पादन के लिए बनाए गए बड़े बड़े डैम, ताप तथा परमाणु विद्युत संयंत्रों से भी पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। सतत पोषणीय विकास ऊर्जा की गैर पारंपरिक स्रोत जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है आदि के उपयोग एवं विकास पर बल देता है। अगर हम अपने एरिया का एग्जांपल लेंगे तो देखिए बहुत सारी सोलर सिस्टम क्या है आजकल ट्यूबवेलों के ऊपर भी, घरों के ऊपर भी क्या है इलेक्ट्रिसिटी के लिए लगाए गए हैं, जो कारगर भी हुए हैं। लेकिन ये क्या है अभी तक बहुत जैसे एक तरह से महंगी टेक्नोलॉजी है। सरकारें भी इसके ऊपर क्या है अनेक तरह की सब्सिडी देकर भी क्या है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार की चीज़ों को मुहैया करवा रही है, ताकि जो एक तरह से पर्यावरण का जो प्रदूषण हो रहा है उसको क्या है रोका जाए। भारत जैसे अयनवर्तीय देश में सूर्य की प्रखर किरणों के कारण सौर ऊर्जा के विकास और प्रयोग की जो असीम संभावनाएं हैं। ऊर्जा के अपारंपरिक साधनों के अपेक्षाकृत महंगा होने तथा इसके रखरखाव व मुरम्मत की सुविधा कम होने के कारण ये कम प्रयोग में लाए जाते हैं। आवश्यक है कि ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोतों का प्रयोग करने के लिए सस्ती एवं उचित टेक्नोलॉजी का विकास किया जाए। यानी जो अभी हम बता रहे थे कि ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो समाप्त नहीं होने वाले हैं, इस प्रकार की क्या है ऊर्जा के जो इंस्ट्रूमेंट जो बनाए गए हैं वो क्या है वो सरकारों द्वारा सस्ते मुहैया करवाए जाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण ह्रास को रोका जाए। उसके बाद में है इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंट। आपका आजकल आप देखते हो कि बहुत सारी जो यातायात के साधन हैं उनके ऊपर भी इको फ्रेंडली लिखा होता है, कि उसमें इस प्रकार की टेक्नोलॉजी लगाई जाती है कि जिससे हमारे पर्यावरण का कम से कम ह्रास हो।
ध्वनि प्रदूषण भी कम हो, उसके अंदर पेट्रोल या डीजल जो आपका जो खनिज तेल है उसकी भी खपत कम से कम हो, लंबी एवरेज दे, तो उसको इको फ्रेंडली की श्रेणी में रखते हैं। आधुनिक युग में अनेक प्रकार के प्रदूषण जैसे ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, वायु प्रदूषण ने जीवन को संकट में डाल रखा है। लेकिन सतत पोषणीय विकास एक ऐसी टेक्नोलॉजी के विकास की वकालत करता है जो पारिस्थितिकी अनुकूल है, ऐसी तकनीकी जो प्रदूषण को बढ़ावा नहीं बल्कि उससे छुटकारा दिलवाए। इस प्रकार का विचारधारा पर ये कॉन्सेप्ट टिका हुआ है। विकास की सतत पोषणीय विधि तभी प्रभावी सिद्ध होगी जब उद्योग अपने निकटवर्ती स्थानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों की सफाई के लिए संयंत्र स्थापित किए जाएं। सतत पोषणीय विकास आम लोगों में पर्यावरणीय ह्रास के प्रति जागरूकता पैदा करने से संभव होगा। यानी अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट भी लगाए जाएं जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका क्या है सदुपयोग किया जाए, उनको अन्य कामों में यूज किया जाए। अपशिष्ट पदार्थों का निपटान एवं प्रबंधन, वेस्ट डिस्पोजल एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर देखिए क्या है, जो आज दुनिया भर में अपशिष्ट पदार्थों के निपटान की समस्या विकराल होती जा रही है। अपशिष्ट पदार्थ क्या है, बहुत कोई औद्योगिक कचरा हो सकता है, घरेलू पदार्थ हो सकते हैं, कृषि से संबंधित पदार्थ हो सकते हैं। तो इसमें क्या है कि ये अपशिष्ट पदार्थ घरेलू, औद्योगिक, खनन व कृषि से संबंधित होते हैं तथा अपने आसपास की पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। जैसे छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दूँ इसके अंदर, जैसे पॉलीथीन है आपका, उसको क्या किया जाता है कि वो वैसे उड़ता रहता है हवा में, इससे क्या है प्रदूषण भी होता है। लेकिन जब इसका सदुपयोग किया जाता है, इसको अन्य एक तरह से मशीनों के माध्यम से इससे अन्य जब चीज़ें बनने लगती हैं तो क्या है ये एक तरह से संसाधन बन जाता है। इससे क्या पर्यावरण का ह्रास नहीं होगा, यानी पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा, और क्या है इसका निपटान भी हो जाएगा अपशिष्ट का। जैसे सतत पोषणीय विकास अपशिष्ट पदार्थों के उचित प्रबंधन व उसके लाभदायक उपयोग पर बल देता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं जैसे घरेलू कूड़ा करकट से बिजली पैदा की जा सकती है और खाद बनाई जा सकती है। नगरों की सीवर से निकलने वाले गंदे पानी का उचित टेक्नोलॉजी द्वारा प्रयोग करके खाद, ऊर्जा व पशुओं के लिए चारा बनाने में प्रयोग किया जा सकता है और इसका सिंचाई में भी प्रयोग किया जा सकता है। संसार के अनेक देश आज सीवरेज के पानी का प्रयोग मछली पालन के लिए कर रहे हैं। इसी तरह प्रॉब्लम्स ऑफ सैलिनिटी एंड वाटर लॉगिंग ड्यू टू इरीगेशन की सिंचाई से उपजी लवणता एवं जलाक्रांति की समस्याएं। आप विशेष तौर से नहरों के आसपास के एरिया में देखते हैं कि वहाँ पर क्या पानी भूमि के ऊपर खड़ा रहता है और जब वो सूख भी जाता है तो एक तरह से ग्रीष्मकाल के अंदर जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो भूमि के अंदर जो साल्ट हैं वो क्या है ऊपर आ जाते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि रे कलर इस प्रकार की समस्या खड़ी हो जाती है, पैदा हो जाती है। तो किसान अब कई बार अपनी अज्ञानता के कारण जल का उचित प्रबंधन नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप विस्तृत क्षेत्रों में मिट्टी में लवणता, क्षारीयता तथा जलाक्रांति की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ये समस्याएं धीमे प्रवाह और अधिक नहरी सिंचाई वाले इलाकों में विशेष रूप में पाई जाती हैं। लवणता और जो वाटर लॉगिंग से मिट्टी की उर्वर शक्ति है जो क्या है लगातार घटती जाती है और भूमि बंजर बन जाती है। नहरों द्वारा अति सिंचाई के कारण पंजाब एवं हरियाणा के विस्तृत क्षेत्र लवणता और वाटर लॉगिंग के कारण बंजर भूमि में क्या है बदल गए हैं। और यही जो इस प्रकार की जो सिचुएशन है, इंदिरा गांधी जो नहर जो राजस्थान में है जाती है, इससे भी क्या है कि गंगानगर और बीकानेर जिलों में इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिली हैं। हरियाणा में बहुत जगह इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं और देश के अन्य हिस्सों में भी इस प्रकार की समस्याएं बनी हुई हैं। और देखते हैं कि हम देखिए कई बार जैसे नहरों के जो जल को ज़्यादा रिसाव को रोकने के लिए क्या है अच्छे टेक्नोलॉजी के क्या है एक तरह से उसमें बेडिंग, पॉलीथीन की बेडिंग की जाती है ताकि जो भूमि का अंदर जो जल का एक तरह से रिसाव है, ज़्यादा जो रिसाव उसको रोका जा सके, ताकि आसपास के एरिया में जो नमी की समस्या होती है उसको रोका जा सके। तो इसके लिए क्या है प्रयास भी किए जाते हैं और जो कई बार कारगर भी साबित हुए हैं। सतत पोषणीय विकास जल के न्यायोचित उपयोग पर बल देता है तथा इसमें अति सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके बाद में है वन विनाश और मरुस्थलीकरण। विश्व में वन उत्पादों की मांग ने वनों का विनाश किया है। कृषि, नगरीकरण, औद्योगिकरण, खनन, डैम व सड़कों के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर वनों का सफाया किया गया। सतत पोषणीय विकास वनों के उपयोग के साथ साथ वृक्षारोपण तथा पुनर्रोपण पर बल देता है कि ये इस प्रकार की विचारधारा है कि अगर वन जैसे हम घरेलू या औद्योगिक यूज करते हैं उद्योगों के लिए, तो उसमें जितने वनों का विनाश होता है
उतने ही जो वन क्षेत्र को क्या है दोबारा लगाने, या जितने पेड़ काटे जाएं, अगर हम और भी सरल भाषा में इसको समझें कि जितने पेड़ काटे जाते हैं उतने ही पेड़ दोबारा लगाए जाएं, तो इसे क्या है पुनर्रोपण हो जाएगा वन संसाधनों का। इससे लकड़ी की मांग भी पूरी होती रहती है और हरित आवरण भी क्या है नहीं सिकुड़ता, जिससे क्या है समस्याएं नहीं आती, और ऑक्सीजन जो लेवल है वो भी क्या है एक तरह से इन्वायरमेंट में सही बना रहता है। मरुस्थलीकरण की समस्या से तभी निपटा जा सकता है जब भूमि उपयोग में परिवर्तन किया जाए, बालू के टिब्बों को स्थिर किया जाए तथा मरुस्थलीय वातावरण के अनुरूप पौधे उगाए जाएं, तभी क्या है इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको निपटा जा सकता है। यानी सतत पोषणीय विकास की अवधारणा अनेक पर्यावरणीय समस्याओं के निदान के लिए क्या है विचार प्रदान करती है।